मेरे पति से शादी होते ही मुझे पता चला कि घर में सिर्फ एक ननंद है। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि घर में सास नहीं है और ननंद भी छोटी थी, इसलिए मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह नहीं पता था कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने ही घर में छत पर चोरों की तरह जा रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा था वह अगर किसी के दिमाग में भी चल रहा होता तो वह पागल ही हो जाता। लेकिन अगर मैं गलत होती तो शायद मेरी शादी भी टूट जाती, और अगर सही होती तो फिर मुझे अपने हाथों से ही अपनी शादी को तोड़ना पड़ता। हाँ, यह बात काफी अजीब है, लेकिन मैं बहुत बड़े परेशानी में फंस चुकी थी। मैंने चुपके से ऊपर कदम रखा और एक छोटी सी दीवार के पीछे छुप गई। मुझे पहले से ही उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और यह चिल्लाना नॉर्मल था। ये वही समझ सकता था जो शादीशुदा हो। ये ऐसा नहीं था कि मदद के लिए चिल्ला रही थी, बल्कि शायद वह अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रही थी। लेकिन मेरे घर को बर्बाद करके वह ऐसा नहीं कर सकती। जब मैंने सामने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई और मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। लेकिन तब वह आदमी उसे छोड़कर मेरी ओर ऐसे बढ़ा कि फिर उसने मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे पति का नाम राहुल था, और उसकी एक छोटी बहन भी थी जो बहुत खूबसूरत थी और बिल्कुल भी राहुल से मिलती नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसकी बहन नहीं है, क्योंकि राहुल का रंग सांवला था जबकि वह बहुत ज्यादा सफेद थी। राहुल की शक्ल और उसकी शक्ल का मिलान नहीं होता था। जब उन्होंने हमें बताया था कि यह दोनों बहन भाई हैं तो मुझे शक पड़ गया था। लेकिन यह शक तो हर उस इंसान को पड़ता था जो उन दोनों को देखता था। मेरी शादी पर वह लोग बहुत ज्यादा शर्तें रख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें आपसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं करनी है और ज्यादा लोगों को भी नहीं बुलाना है और रस्में भी नहीं करनी है, सीधी सीधी शादी करनी है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी धूमधाम से नहीं होगी। इस तरह की हरकतों से लड़की या लड़के की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर ऐसा होता तो फिर सभी लोग बहुत ज्यादा धूमधाम करते और लड़का और लड़की हमेशा खुश रहते। बल्कि यह देखने में आता है कि बहुत ज्यादा पैसे लगाकर जो विवाह किया जाता है, बाद में वही शादी जल्दी टूट जाती है। हम लोगों ने उनकी सारी बातें मान ली। उन्होंने हमें गहने दिए और कहा कि आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जब मैं अपने घर में आगे बढ़ रही थी और यह जानकर बहुत खुश थी, तो यहाँ ना सास थी, ना ससुर, ना देवर था, ना जेठानी, ना भाभी, ना ही कोई और रिश्तेदार थे। ऐसा घर तो हर लड़की का सपना होता है। बस एक ननंद थी और आज नहीं तो कल उसकी भी शादी हो जानी थी। मेरे पति ने मुझे शादी की पहली रात ही कहा था कि तुम्हें अनिका की तरफ से परेशान नहीं होना, उसकी शादी जल्दी हो जाएगी, लेकिन इस घर के कुछ नियम हैं जो तुम्हें मानने होंगे। मैंने सोचा कि 3 लोगों को घर पर क्या नियम होंगे। ये कौन सा कोई बहुत बड़ा परिवार था जो इनके अपने रीति रिवाज थे। पर पहले दिन की दुल्हन थी, क्या बोलती। मैंने कह दिया कि जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। 1 हफ्ते के बाद सारे घर के काम तुम्हें ही करने होंगे। यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने दिल में सोचा कि 3 लोगों के घर में ज्यादा काम नहीं होंगे, और उनके घर में ज्यादा काम नहीं थे। कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीन थी और सफाई करने की जगह नहीं थी। बाकी रसोई घर का काम करना तो मुझे ही था, लेकिन मुझे इतनी आपत्ति नहीं थी। मैंने भी बाद में कोई बात नहीं की। मुझे लगा था कि अनिका मेरी कुछ तो मदद करेगी, पर वह मेरी मदद नहीं करती थी। वह पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती थी, और उसके कमरे में एक डबल बेड भी था, सोफा सेट भी था और LED वीडियो गेम भी लगा हुआ था। जबकि मुझे जिस कमरे में रखा गया था वहां पर एक पुराना सा बेड था, सोफा सेट नहीं था और LED भी नहीं थी। अगर मैं इस घर की बहू होती तो मुझे घर का सबसे अच्छा कमरा दे देते। ऐसा करने की क्या जरूरत थी। मैंने अपने पति से कहा कि आपकी बहन के कमरे में इतना सब कुछ है और हमारे कमरे में कुछ नहीं। हम लोगों की शादी हुई है, हमारे कमरे में डबल बेड होना चाहिए। वह तो अकेली है। मेरे पति ने कहा कि वह मेरी बहुत लाडली है, मैं उसकी सुविधाओं को नहीं छोड़ सकता, और अभी तो हमारी शादी हुई है, इस घर की चीजें बन जाएंगी। मैं तुम्हारे कमरे के लिए भी फर्नीचर ले लूंगा। दिल में सोचने लगी कि हम लोग इतने भी गरीब नहीं थे। अगर आप लोगों के पास कुछ नहीं था तो आप लोग हमें बता देते। मेरे माँ ने जब यह घर देखने के लिए आई थी तो उसने कहा था कि एक कमरा है जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। वह कमरा ही शायद उन लोगों ने तुझे देना है, इसलिए मैं भी खुश हो रही थी। लेकिन यहाँ पर तो मेरे कमरे में कुछ भी नहीं था। लगता ही नहीं था कि दुल्हन का कमरा है या किसी ऐसे जोड़े का कमरा है जिनकी शादी हुई है। ऐसे लगता था कि किसी जवान लड़की का कमरा है। पर मुझे गुजारा तो करना ही था। पति से एक दफा कहा था, उसने कह दिया था कि जब पैसे होंगे तो सब कुछ ले लूंगा।
पर वह मुझसे कुछ दूर दूर रहता था। इन दोनों बहन भाई में कुछ ज्यादा ही प्यार था। ये दोनों एक साथ काफी समय बिताते थे और मेरे पति सिर्फ रात को ही कमरे में आता था। मुझे यह सब कुछ बुरा लगता था। मैंने तो यही सुना था कि नई नई शादी होती है तो पति पत्नी आपस में बहुत अच्छा समय गुजारते हैं, 2-4 महीने ही अच्छे होते हैं, उसके बाद तो फिर जिंदगी के कामों में लग जाते हैं। लेकिन मेरे तो 2 महीने भी अच्छे नहीं थे, 2 दिन भी अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं परेशान भी थी। मैंने कह दिया कि आप अपनी बहन से इतना प्रेम क्यों करते हैं। उसने कहा कि यह क्या बात है कि बहन से प्रेम क्यों करते हैं, जाहिर है मेरी बहन है और फिर मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि अनिका का बहुत ख्याल रखना, मैं उसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकता, तुम उसकी भाभी हो लेकिन तुम्हें भी उसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने कहा आपकी छोटी बहन है, पर ऐसा लगता तो नहीं है। तो मेरे पति ने कहा कि क्या मतलब लगता नहीं है, क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, वह मुझसे पूरे 4 साल छोटी है, पर वो मेरे पति की उम्र की ही लगती थी। मुझे तो वो मेरे पति से 4 साल छोटी नहीं लगती थी। वह हमेशा उसके लिए खाने पीने की कोई चीज लेकर आता था। एक दिन तो उसने मुंह भर के कह दिया कि भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती। फिर एक दिन मुझे यह भी कहने लगी, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें भाभी नहीं कहूं, तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाया करूं। मैंने कहा आपकी मर्जी है दीदी, जो मर्जी कहे। मैं तो फिर भी उसको इज्जत दे रही थी और वह मुझे भाभी कहने से पहले भी सोच रही थी। मुझे यह लड़की बिल्कुल नहीं पसंद थी। ये मेरे पति का सारा वक्त ले रही थी और मैं बहुत परेशान थी। मेरे माँ ने मुझसे पूछा कि तू खुश है, तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि ऐसा पति है मेरा, बस रात को आता है। इस तरह से अगर कोई महिला खुश होती है तो फिर मैं तो बड़ी खुश हूँ। तो मेरे माँ ने ज्यादा कोई बात नहीं की। उसने कहा कि देखो, मर्द बहुत तरह के होते हैं। वह मर्द जो औरत के पीछे रहते हैं और सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देते हैं, उनके लिए क्या शादी के शुरू के दिन और क्या शादी के 10 साल के बाद के दिन सब एक जैसा होता है। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नाप तौल के प्यार करते हैं। वह अपनी बीवी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझते हैं, पूरी जिंदगी नहीं समझते। शायद तेरा वाला भी ऐसा ही है। मैंने कहा तो फिर तो पहले वाले अच्छे हुए ना? तो मेरे माँ ने कहा कि नहीं, तेरा वाला ही ठीक है, नहीं तो तेरे सर पर सवार हो जाएगा तो तू तंग आ जाएगी। बस उसको उसकी दुनिया में रहने दे, तू अपनी दुनिया में रहो। ऐसा वक्त भी औरत को चाहिए होता है जिसमें पति उसके सर पर सवार ना हो। और ये जो मजनू टाइप के पति होते हैं ना, ये तो औरत को चैन नहीं लेने देते। ऐसा पति ही ठीक होता है। बस जरूरत के वक्त आए, जिंदगी की जरूरतें पूरी करें और अपने काम से काम रखें। मेरी माँ अपने हिसाब से शायद ठीक कह रही थी, क्योंकि मेरे बाबा भी बहुत गुस्से वाले थे। शादी के इतने साल बाद वह मेरे बाबा से तंग आ गई थी, लेकिन मुझे तो मेरे पति से ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसको पसंद करती थी, पति था मेरा। सारी जिंदगी मैंने उसके साथ गुजारनी थी। मैं चाहती थी कि वह मेरे साथ बैठे। एक दिन मैंने देखा कि शाम की चाय पीने के लिए मेरा पति और अनिका छत पर जा रहे थे, तो मैं भी जाने लगी। तो उन्होंने तो मुझे ऐसे रोक दिया कि जैसे मैं छत पर चली गई तो कोई तूफान आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ऊपर कभी नहीं आ सकती हो, जाओ जाकर खाना बनाओ और हमारे पीछे भी नहीं आना। मैंने कहा कि अभी तो चाय बनाई है, खाना बनाने में 2 घंटे हैं, 7 बजे खाना बना लूंगी। आप लोग ऊपर जा रहे हैं, मैं जब से आई हूँ मैं भी छत पर नहीं गई हूँ, मैं भी ऊपर जाकर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बैठकर बातें कर लेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हें याद है शादी के दिन मैंने तुम्हें कहा था कि इस परिवार में कुछ असूल हैं जो तुम्हें मानने होंगे, और तुमने कहा था कि हाँ मैं मानूंगी। तो अब मेरी बात सुन लो। वो असूल यह है कि तुम छत पर कभी नहीं आ सकती। मुझे लगा मेरा पति मजाक कर रहा है। मैंने कहा कि यह कैसी बात है? तो उसने कहा कि यही बात है, अगर नहीं मानोगी तो इस घर से वापस भेज दूंगा। मेरे पति ने तो ऐसी बात कर दी कि मैं डर गई। आखिरकार हमारी शादी होते हुए वक्त ही कितना हुआ था और वह मुझे वापस भेजने की बात कर रहा था। मैंने कहा कि ठीक है आप जाएं, मैं नहीं आती। मैंने तो इरादा कर लिया, मैं ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊंगी और किचन में जाकर काम करने लगी। लेकिन मेरा पति ये बात मुझे किसी और तरीके से भी तो समझा सकता था। उसने इतनी जल्दी आखिरी ये बात कैसे कर दी? मैं रोती रही, लेकिन अपने पति के सामने अपने आंसू साफ कर लिए। मेरे पति में बिल्कुल भी एहसास नाम की चीज नहीं थी। वह मेरी तरफ देखता भी नहीं था। ऐसा लगता था कि मेरे साथ शादी नहीं बल्कि मुझे नौकरी पर रखा है। और मुझे पता था कि मुझे रोता हुआ देखकर भी मुझसे यह पूछेगा नहीं कि क्यों रो रही हो। इसलिए मैं उसके सामने नहीं रोती थी, लेकिन चुप चुप के रोती रहती थी। शादी हो गई थी, पति के साथ थी, लेकिन अभी तक कोई सुख नहीं मिला था। ऐसा लगता था कि वह अपनी ड्यूटी कर रहा है और चाहता है कि मैं अपनी ड्यूटी करूं।
क्या मेरी सारी जिंदगी यूं ही गुजरने वाली थी? मेरी नंद और मेरा पति तकरीबन हर रोज ही रात के वक्त या शाम के समय छत पर जाया करते थे। जब कोई इंसान किसी घर में रहता है और बाहर भी नहीं जाता तो उसका दिल करता है कि चलो छत पर ही चला जाएं, ऊपर से आसमान देखें, लोगों को देखें। लेकिन ये लोग मुझे छत पर जाने नहीं देते थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं जाने देते थे। जब मुझे कपड़े धोकर ऊपर सुखाने होते तो मैं चली जाती थी, पर जैसे ही शाम होती थी ये लोग कहते थे कि तुमने छत पर नहीं आना। ऐसा लगता था कि इन दोनों ने अपनी ही कोई टीम बना रखी है और मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। एक साथ बैठकर कोई बातें कर रहे होते थे, मैं जाकर पास बैठ जाती तो ये लोग खामोश हो जाते थे, जैसे इनके पास बात करने को कोई बात ही नहीं होती थी। एक दिन तो मैंने छत पर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, शायद कोई लड़की थी, पर जैसे ही मैं वहां पे जाने लगी तो मेरे पति ने ऊपर से कहा, ये ऊपर क्या करने आ रही हो, वापस चली जाओ। शायद उसको मेरे पैरों की आवाज आ गई थी। मैंने कहा, सब कुछ ठीक तो है, ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो उसने कहा, कोई आवाज नहीं आ रही। इस घर में मेरी कोई सासू माँ तो नहीं थी, लेकिन मेरे पति की एक फूफी जरूर थी जो इस घर में आती थी और मुझसे पूछती थी कि बच्चा कब पैदा कर रही हो। बस एक यही रिश्तेदार थी जो घर में आती थी, वरना उनकी कोई भी रिश्तेदार आया नहीं करती थी। अच्छी बात है कि घर में ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था, लेकिन कभी कभी हैरान होती थी क्योंकि इनका कोई भी नहीं था। वह आती तो एक ही सवाल पूछती थी। मैंने कहा, अभी तो 2-3 हफ्ते ही हुए हैं मेरी शादी को। तो उन्होंने कहा, 2 हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है, तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, पता करो बच्चा क्यों नहीं हो रहा। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि इनको क्या जल्दी थी, शादी को अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ था और यह कह रही थी कि जाओ डॉक्टर के पास जाकर पता करो, कहीं तुम्हारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा था कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जब मैंने अपने पति को यह बात बताई तो मुझे लगा कि वह भी कहेगा कि हाँ, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो उसने कहा, चल चलते हैं डॉक्टर के पास। मैंने कहा, क्या हो गया आपको? अभी तो मुझे आपकी जिंदगी में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि बस एक ही काम के लिए लाए हैं? तो उसने कहा, शादी इस एक काम के लिए की जाती है। मैंने कहा, फिर ठीक है। शादी की बात से याद आया कि आप अपनी बहन की शादी कब कर रहे हैं? मेरे खानदान में एक रिश्ता है, मेरे बाबा के दोस्त का बेटा है, बहुत अच्छा है। अगर आप कहते हैं तो उसके साथ अनीका का रिश्ता करवा देते हैं। मैंने इतना क्या कह दिया? मेरा पति तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया। उसने कहा, तुम कौन होती हो उसका रिश्ता करवाने वाली? किसने कहा कि हमें रिश्ते की जरूरत है? उसके बहुत रिश्ते आ रहे हैं, तुम अपने रिश्तेदार का रिश्ता रखो। तुम लोग हो ही कौन? मेरे पति को कोई लिहाज नहीं था कि अभी हमारी शादी हुई है और मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी थी जो वह इस तरह से चिल्ला रहा था। मुझे तो उसके चिल्लाने की आवाज से डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद अनीका भी वहां पर आ गई। जैसे ही उसने पूछा, क्या बात है, तो मेरे पति ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, भाभी, आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तो मेरे पति ने कहा, चुप कर जा, नहीं तो मुंह पर थप्पड़ दे मरूंगा। मैं इतनी डर गई। आखिर मैंने किया क्या था? उसके बाद वह दोनों वहां से चले गए और मुझे और भी बहुत सी बातें सुनाई। घर में हो तो अपने काम से काम रखो, इस घर की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। जबकि देखा जाए तो इस घर की मालकिन तो मैं ही थी। मैं सारी रात रोती रही, लेकिन किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझसे खाना भी नहीं पूछा। पर जब मेरे पति को मेरी जरूरत पड़ी तो वह मेरे पास आ गया। मुझे लगा कि कोई तो बात करेगा, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा कि अगले दिन डॉक्टर के पास जाएंगे, पता करेंगे क्या मसला है कि तुम्हारे यहाँ अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। कम से कम खुशखबरी तो मिल जानी चाहिए। मुझे तो उन सब लोगों पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा था कि एक ही बहन है, उसकी भी शादी कर दो, बस इतना ही कहा था कि तुम दोनों भाई बहन ने मुझे इतना सुना दिया और यहाँ पर यह एक बहन ही काफी थी मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। अगले दिन ही यह लोग मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए। अनीका भी साथ ही बैठी थी। डॉक्टर ने पूछा, यह कौन है? तो मैंने कहा, मेरी ननंद है। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और ऐसे चेक किया कि जैसे बस वह यह पता करना चाहते थे कि मैं मां बन सकती हूं या नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है, आप उनके पति का चेकअप करवा ले। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है
तो उसने डॉक्टर को भी ऐसी ऐसी बातें सुना दी कि डॉक्टर भी गुस्सा हो गई। उसने कहा, नहीं, उनके अंदर कोई मसला नहीं है। मर्द में थोड़ी ना मसला होता है, औरत में मसला होता है। अगर ठीक है तो हमें कोई परेशानी नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। वापसी पर अनिका मुझे कह रही थी कि किसी डॉक्टर थी, हम दोबारा इसके पास नहीं जाएंगे। मैंने कहा, दोबारा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा, हाँ ऐसा ही हो तो अच्छा है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे भाई को बच्चों का बहुत ज्यादा शौक है? तो उसने कहा, हाँ, और मुझे भी बच्चों का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ घर में बच्चे हो। इसका मतलब कि यह अभी इस घर से जाने वाली नहीं थी। यह चाहती थी कि हमारे यहाँ बच्चे हो, फ्री बच्चों को संभाले, उनके साथ खेले। तो इसका मतलब कोई है 3 से 4 साल तो यहीं थी। फिर तो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था। मैं नई नई दुल्हन थी, इसलिए ज्यादा बोलती नहीं थी, वरना इन बहन भाई की हरकतों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आता था। अजीब किस्म की हरकतें थीं इनकी। एक दिन तो यह देखकर हैरान रह गई। अनिका नाइट सूट पहन रखा था और वह मेरे पति के साथ बैठी हुई थी। उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। यह क्या कर रही थी? मैंने उसे इशारा किया, जो तुमने नाइट सूट पहना है और तुम इस तरह से बैठी हो, कम से कम ऊपर का दुपट्टा ही ले लो। मैंने एक औरत होने के नाते उसे इशारा किया और वह मेरी बात समझी नहीं, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसको किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वह पूरे घर पर हुकूमत करती थी, खाना भी उसकी मर्जी का बनता था। कोई चीज अगर मैं अपनी मर्जी से कहीं रख देती थी तो वह कहती थी, इसको वापस रख दो। मैं यह सोचती थी, तुम किचन में आओगी तो तुम्हें मुश्किल होगी, सारा काम तो मैं करती हूँ, फिर तुम ऐसे क्यों कहती हो कि जो चीज यहाँ पड़ी है उसे वहीं पड़ा रहने दो, नहीं तो बाद में मुझे मुश्किल होगी। मुझे तो इस अनिका पर बहुत गुस्सा आने लगा था, इतना गुस्सा कि अब तो मेरी शक्ल से भी नजर आता था। लेकिन मैं अपने पति से बहुत डरती थी। एक दिन मुझे मेरे पति ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ। मैंने कहा, अभी मेरा जाने का दिन नहीं कर रहा है, घर में बहुत काम है, काम बाद में कर लूंगी। मैंने कहा, बाद में भी मुझे करना है, अभी मुझे नहीं जाना। मेरे पति ने कहा, चली जाओ ना, बस क्यों नहीं जाती, मेरी बात क्यों नहीं मानती? उसने तो मुझे बकायदा घर से धक्के मार दिया, मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चलने लगा कि चलो चलो बस चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मुझे कुछ पैसे भी दिया और कहा, शाम तक वहीं रहना, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। मैंने कहा, रात रुक जाऊं? तो उसने कहा, नहीं, रात नहीं रहना, और मुझे घर से ऐसे निकाल दिया कि जैसे मेरे पीछे इन्होंने किसी को बुलाना था। मुझे भी शक पड़ गया। मैंने कहा, मैं भी देखती हूँ कि क्या करते हैं, क्या मैं मोम की गुड़िया हूँ, पत्नी हूँ? आखिर इतना तो अधिकार बनता है मेरा कि पता तो करूंगी कि मेरे पति मुझे इस तरह घर से निकालकर पीछे किसको बुला रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं यह बहाना करके वापस आ गई कि मैं अपनी कोई चीज घर पर भूल गई हूँ, और यह देखकर हैरान रह गई कि दरवाजा भी खुला हुआ था। लगता है इतनी जल्दी में मुझे बाहर निकाला थे कि दरवाजा बंद करना भूल गए थे। और यह देखकर कि मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे कमरे से किसी की आवाज आ रही थी, अंदर कोई था। जैसे ही मैं अंदर गई, अचानक से कोई कमरे से निकलकर भाग गया, यानी मैं अंदर गई और वह पीछे से निकल गया। पर्दे के पीछे छुपा हुआ था शायद। मैं डर गई और अपने पति को बुलाया। थोड़ी देर के बाद मेरा पति वापस आया। मैंने कहा, कहाँ थे आप? हमारे घर में कोई था, हमारे कमरे के अंदर आपको पता भी नहीं। उसने कहा, मैं तो बाथरूम में था। मैंने कहा, तो आप इस कमरे के बाथरूम में क्यों नहीं गए? मैं बुरी तरह घबरा गई थी, पर मुझे तसल्ली नहीं दे रहा था। उसने कहा, तुम्हें वापस आने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा था कि वहीं रहना, तो फिर वापस आने की जरूरत ही क्या थी? मैंने कहा, मैं अपनी कोई चीज भूल गई थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, अभी वापस चली जाओ। मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा था, मेरे पति को मुझ पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, फिर बैठो यहीं पे, और खुद घर से ही बाहर निकल गया। अब यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हुआ था। क्या घर में वाकई कोई चोर आया था, या मेरे पति ने किसी को बुलाया था? पर मेरी गलती थी कि मैं देख ही नहीं पाई कि वह कौन था। मेरे पति तो घर से चला गया, पर अनीका तो घर में ही थी। मैंने सोचा कि उससे पूछती हूँ कि क्या उसको भी पता नहीं चला। उसने भी तो किसी को देखा होगा। लेकिन जब मैं उसके कमरे में गई तो पता चला कि वह नहा रही थी। बाद में मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो आराम कर रही थी, आप अपने पति से ही पूछ लो। अगर मैं आपके सामने अपने पति की कोई बात कर देती थी तो वह ठीक से सुनती नहीं थी। फिर एक दिन मुझे कहने लगी, ऐसी बातें ना किया करें,
आपकी तो शादी हुई है, मैं तो अभी कुंवारी रही हूँ, आप क्यों मुझसे ऐसी बातें करती है? मैंने कहा, कोई नहीं है ना घर में बात करने के लिए, इसलिए तुमसे बात कर लेती हूँ। तो वह कहने लगी, आप अपने पति की बात मुझसे नहीं किया करें, आपका पति है, मेरा तो भाई है ना, मुझे अजीब लगता है। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें भी इन्हें सब बातों का पता होना चाहिए। तो उसने कहा, जब मेरी शादी होगी तो मैं खुद ही देख लूंगी। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि इस घर में मेरी किसी को भी नहीं पड़ी है और मैं बस यहां पर पड़े हुए किसी सामान की तरह हूं। पर ऐसा क्यों था? मैंने किया क्या था? आखिर मेरा कसूर क्या था? दिन तो इसी तरह गुजरते जा रहे थे जब एक दिन मुझे छत के ऊपर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई और थोड़ी देर पहले ही मेरी नंद और मेरा पति छत पर गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि ऊपर आने की कोशिश न करना। एक बात बड़ी अजीब थी कि जब भी वह ऊपर जाते थे मुझे यह बात जरूर करते थे कि हमारे पीछे मत आना, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम ऊपर मत आना। और मैं भी ऊपर नहीं जाती थी, लेकिन इस तरह की बातें करते थे तो मुझे शक पड़ता था। शक तो मुझे और भी बहुत सी बातों पर पड़ता था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी उनसे। पहले ही इस घर में मेरी कोई जगह नहीं थी। कहीं ऐसा ना होता कि उनको मेरी कोई बात बुरी लग जाती तो वह मेरे साथ और भी बुरा करते, इसलिए मैं चुप रहती थी। लेकिन आज जब मैंने यह बात सुनी तो मैं छत की तरफ चली गई। मैंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। मैं वैसे ही किसी के लिए कुछ नहीं हूं, तो आज पता चल ही जाएगा ऊपर हो क्या रहा है। क्योंकि चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मेरी नंद बुरी तरह से चिल्ला रही थी। कोई ना कोई बात जरूर थी। हो सकता था वह किसी मुश्किल में होती। मुझे तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, इसीलिए मैं भी छत की तरफ चली गई। लेकिन जब ऊपर गई और सामने का माहौल देखा तो ऐसा लगा कि मुझे ऊपर नहीं आना चाहिए था। उल्टे कदम वहां से वापस आ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। यह क्या अनर्थ हो रहा था इस घर में? क्या मेरी आंखों ने जो देखा वह सच था? ऐसा कैसा हो सकता था? क्या यह लोग इतने बुरे थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। इतनी भी अंधेर नगरी नहीं थी। लेकिन फिर जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कैसे भूलती। थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे में आया और उसने आकर मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा, यह सब कुछ तो कब से चल रहा है? जब मैंने कहा, क्या कर रहे थे आप अपनी बहन के साथ? वह इस तरह से मेरे पति के गले लगी हुई थी और किस बात का गुस्सा कर रही थी। मैंने यही देखा था कि अनीका मेरे पति के गले लगी हुई थी और मैं यह समझ गई थी कि उसके गले लगने का अंदाज कुछ अजीब सा था। मैंने कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आती? कोई भगवान का डर है या नहीं? इस घर पर कोई आपत्ति आ जाएगी, बर्बाद हो जाएगा यह घर, नष्ट हो जाएगा सब कुछ। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भगवान से डर है क्या नहीं? तो मेरे पति ने मुझे कहा, भगवान से कैसा डरना? अपनी पत्नी के साथ तो था, किसी और के साथ नहीं। मैंने कहा, पत्नी अनीका? आपकी पत्नी कब से हो गई? अभी मैंने इतना ही कहा और मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ मैं ही हूं। अनीका भी पीछे से आ गई और उसने कहा कि हाँ, यह मेरा भाई नहीं, मेरा पति है। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। तुमने ठीक कहा था, मैं कोई कम उम्र लड़की नहीं, एक औरत हूं और यह मेरा पति है। हमारे हम बच्चे नहीं हो सकते, संतान नहीं हो रही थी और कमी मेरे अंदर थी, मेरे पति में नहीं। इसलिए सोचा कि किसी तरह तो बच्चा हासिल करना ही होगा। लेकिन हमें बच्चा नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारा रिकॉर्ड भी खराब था और फिर अपना खून तो अपने ही होता है। इसलिए एक ख्याल दिल में आ रहे थे। किसी ने कहा कि अपने पति को तलाक दे दो और दूसरी शादी करवा दो। जब बच्चा आ जाएगा तो वह तुम्हारा भी कहलाएगा। लेकिन मैं अपने पति से दूर नहीं जाना चाहती थी। फिर सोचा कि अगर कोई काम सीधे तरीके से नहीं हो सकता तो यह कहाँ पर लिखा है कि गलत तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए हमने ऐसा किया। मैं अपने पति की झूठी बहन बन गई और तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गए। अब हमारा इरादा यह था कि जब शादी के बाद तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा तो मेरा पति तुम्हें कहेगा कि तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और बात तलाक तक चली जाएगी और बच्चे को तुमसे छीन कर अपने पास रख लेंगे। इस तरह हमें बच्चा भी मिल जाएगा और तुम भी हमारी जिंदगी से निकल जाओगी। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि इतना घटिया खेल खेला तुम लोगों ने और अब यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? उसने कहा, क्योंकि अभी भी यह तुम्हारी मजबूरी है। जैसा हो रहा है उसे वैसे ही होने दो। देखो, अगर तुम्हें घर से निकाल दिया जाए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। यह समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम हमारे साथ ही रहो, बस बच्चे पैदा करती रहना।
मैंने अभी तक अपना दिमाग नहीं चलाया था, लेकिन अब मुझे अपना दिमाग चलाना था। अगर अभी नहीं करती तो फिर कब करती? मैंने कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, बस मुझे इसी घर में रखना। मैं इस घर में आप लोगों की नौकरानी बनकर रह लूंगी। अनीका इस बात पर बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि अगर ऐसी ही बात थी तो हमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। कसम से अपने ही पति से छुप छुप के मिलना पड़ता था, वह भी छत पर जाकर। बहुत अजीब लगता था। और आज भी तो मैं इसी बात पर झगड़ा कर रही थी कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट तो ठीक है। चलो अच्छा है, एक झूठ था जो अब सामने आ गया। अब रोज रोज ये सब तो नहीं करना पड़ेगा। तुम कुछ काम करो, रात का खाना बना लेना, साथ बैठकर खाएंगे। अनीका के चेहरे पर अभी भी एक अजीब तरह की मुस्कान थी, जैसे वह समझ रही थी कि अब भी मुझे इस्तेमाल कर लेगी। मैंने एक हफ्ता इन लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारा। उसके बाद अपने माँ के घर जाने का बहाना करके वहां आ गए और वहां से अपने माँ के साथ सीधा पुलिस स्टेशन चली गई और उनको जाकर बता दिया कि मेरे साथ इस तरह से धोखे से शादी की गई है और भारत के कानून के तहत एक मर्द एक वक्त में एक ही औरत से शादी कर सकता है। मैंने अपने पति पर केस कर दिया और मैं उसके इस खोखले रिश्ते से आज़ाद हो गई। बाद में पता चला कि सिर्फ उसकी पत्नी में ही मसला नहीं था, बल्कि उसके अंदर भी अपने अंदर मसला था। तभी तो जब तक मैं वहां रही, मेरे यहां भी कोई संतान नहीं हुई। अब मेरी अपनी जिंदगी है। मुझे वह सब याद आता है तो बुरा लगता है कि मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि उसे खोखले रिश्ते से निकाल गई। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले 1000 दफ़ा सोचा करें और 1000 दफ़ा पता किया करें। ऐसे ही किसी को अपनी बेटी उठाकर नहीं देते। हमने अपनी औलाद को पालने के लिए बहुत मेहनत की होती है। अगर हम उनकी शादी जल्दी में कर दें तो ये हमारे लिए परेशानी की बात है। मेरे माँ बाप ने भी यही किया था, लेकिन शुक्र है कि मेरी किस्मत अच्छी थी। अब मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ और मेरा एक लड़के से मामला चल रहा है। मैंने उसे कहा है कि कुछ समय गुजारो मेरे साथ। तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। जल्दी में कोई फैसला नहीं करूंगी। अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी, लेकिन बहुत सोच समझ कर करूंगी। आप लोग बताएंगे मैंने सही किया या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ही गलत कहा, पर मुझे किसी की परवाह नहीं।